सभी किसान भाइयों, हमारे साथ प्यारे व्यूअर्स जो जो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, सभी को मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान संचार की ओर से हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद करता हूं। जैसा कि मैं देख सकता हूं, करीबन 30 से भी ज्यादा लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं तथा प्रतिदिन हमारी इफ्को किसान की यही कोशिश है कि हम अपने इस फेसबुक लाइव सेशन के दौरान ज्वलंतशील मुद्दे, जरूरी मुद्दे तथा किसानों से संबंधित उपरोक्त जानकारी आपको दे सके, ताकि कोई भी महामारी, कोई भी चैलेंजेस किसान भाई जो फेस कर रहे हों, जो उनको इस समय दिक्कतें आ रही हैं, वो यदि फिजिकल रूप से वैज्ञानिकों के पास न जाके नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम वैज्ञानिकों को तथा डिफरेंट एक्सपर्ट्स को उनके सामने ले आ पा रहे हैं। मैं इसी विषय पे हमारे साथ इससे पिछले जितने भी हमारे एग्री एक्सपर्ट, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तथा अलग अलग डोमेन, अलग अलग जगहों से जितने भी वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े तथा हमारे इस लाइव सेशन में योगदान दिया है, मैं सभी का आभार एवं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज का जो हमारा मुद्दा है वह भी एक बहुत ही ज्वलंतशील मुद्दा है तथा पिछले एक दशक से 2008 या 2009 के बाद ये एक कृषि क्षेत्र में नया एक रिफॉर्म जिसको बोलते हैं, एक नया पुनरीकरण, कृषि का पुनरीकरण जिसको हम कह सकते हैं, वह हो रहा है। जैसे कि आपने देखा था, हरित क्रांति आई थी, यह भी एक प्रकार की क्रांति है जो किसान भाइयों के जीवन में धीमे धीमे आ रही है। जी हाँ, आज का जो ज्वलंतशील मुद्दा है, जिसपे हर किसान भाई को बहुत क्यूरियोसिटी और कौतूहलता रहती है, जो आजकल पूरे भारत में कई जगहों पे चल रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज किसान उत्पादक संगठन यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ पे। इस विषय पे आज जो हमारे साथ बात करेंगे, जो हमारे आज एक्सपर्ट होंगे, उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहता हूं। जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं वो हाल ही में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, लखनऊ में उप महाप्रबंधक यानी डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वह इससे पूर्व लगभग 5 वर्षों तक इलाहाबाद बैंक की गोंडा एवं लखनऊ स्थित शाखाओं और गोंडा स्थित अग्रणीय बैंक कार्यालय में कार्य कर चुके हैं। नाबार्ड बैंक में लगभग 35 वर्षों तक, यानी आप समझ सकते हैं 3.5 दशक तक विभिन्न पदों पर उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य कार्यालयों में पदस्थ रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे 5 वर्षों तक उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में जिला विकास प्रबंधक के पद पर भी निवृत्त थे। राष्ट्र बैंक में अपनी इस यात्रा के दौरान वह जिला सहकारी बैंकों यानी कोऑपरेटिव बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक को सुदृढ़ करने, उनका निरीक्षण करने, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप एवं कृषक क्लबों का गैर सरकारी संगठनों और बैंकों से द्वारा गठन करवाया। वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी एवं वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन से भी वह काफी जुड़े रहे। लखनऊ स्थित ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, आर्यवर्त बैंक के भी निदेशक यानी डायरेक्टर रह चुके हैं। जिला विकास प्रबंधक सीतापुर रहने के दौरान हमारे जो आज के एक्सपर्ट है, उन्होंने 350 से भी अधिक किसान क्लबों का गठन करवाया और उनको इफ्को तथा अन्य संस्थानों से बहुत सारी सुविधाएं भी मुहैया करवाई। इफ्को के मोबाइल लैब की मदद से इन्होंने सभी किसान भाई और कई गांवों को मृदा जांच करवाकर कृषकों को उनकी मिट्टी की जांच की रिपोर्ट के अनुसार अपने खेत में खाद एवं अन्य सूक्ष्म जीवों का किस तरह से संतुलित रूप से किसान प्रयोग कर सके, इसमें इन्होंने भारी कंट्रीब्यूशन दिया है। एवं वर्मी कंपोस्ट अपनाने के लिए भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं, ये भी किसान भाइयों को काफी प्रेरित कर चुके हैं। तो आइए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी उत्साह के साथ स्वागत करते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अनिल कुमार कपूर जी का, रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर, नाबार्ड, लखनऊ। सर जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे किसान भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं तथा अन्य हमारे साथीगण जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको हमारा बहुत बहुत नमस्कार।
आपने जो आज के चर्चा के लिए जो विषय चुना है बहुत ही समकालिक है। किसान उत्पादक समूह। भारत सरकार, जैसा आपको मालूम है कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय को 2022 तक दुगना करना। इस क्रम में अन्य कदमों के साथ साथ कृषक उत्पादक समूह का गठन करने का जो प्रयास है वो भी एक इसी और कदम है जिससे किसानों की आय दुगनी हो सके। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं अभी हाल में आपने जैसा बताया नाबार्ड से रिटायर हुआ हूँ और मैं सीतापुर में डीडीएम रहने के दौरान मैं किसानों से बहुत आत्मीय रूप से जुड़ा रहा और मेरी हमेशा मंशा रही कि किसान हमारा जो लाभ, जो भी अनुभव है, हमारा महाराष्ट्र में अनुभव था, हमें को बैंक ने हमारे इजराइल भेजा था, उसका जो अनुभव था उसका लाभ ले सकें और जो भी किसान हमसे जुड़े वो हमारे से लाभ लेने में कामयाब रहे। और आज भी मुझे बताने में हर्ष होगा कि वो हमसे जुड़े हुए हैं। जी सिद्धार्थ। सर जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको आंकड़े कुछ बता देना चाहता हूं। 40 से भी अधिक लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस समय, क्योंकि आज का विषय ही कुछ इस तरह है। विकास सिंह तोमर, राकेश कुमार सिंह, संदीप नायक, परितोष पात्रा, मधु बाबू, विजय वर्मा, संदीप गाडेकर, मोनालिसा जी, मनोज जी, इलियास खान, स्नेहा कृष्णन, दया श्रीवास्तव, विजय बहादुर सिंह, दिव्येंदु पॉल, आलोक मिश्रा, विशाल शुक्ला, सभी लोगों ने अपना अभिवादन दिया है और मैं साथ ही साथ सबको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर साहब, सर जी, बढ़ते हैं आज हम अपने इस पहले सेगमेंट की ओर, क्योंकि सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है और धीमे धीमे सवाल आते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आज आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, किसान भाइयों को बताएं कि कृषक उत्पादक समूह है क्या, इसकी बेसिक जानकारी दी। जी सर जी, ओवर टू यू। कृषक उत्पादक समूह बेसिकली कृषकों का अपना संगठन है। इसका मूल उद्देश्य कृषकों की खेती में आने वाली समस्याओं से निजात दिलाने है, जो कि संगठित होकर ही किया जा सकता है। दूसरा, इसमें कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम, उसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जुड़कर इस तरह का संगठन बनाकर अपनी खेती बाड़ी की समस्याएं और आगे चल के अपने गांव की जो अन्य समस्याएं हैं उनका भी इस फोरम के माध्यम से, इस संगठन के माध्यम से निराकरण करने में उपयोग कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। सर जी, आपने एक बहुत ही विविध संक्षिप्त रूप से इसकी परिभाषा बताई किसान भाइयों को सरल भाषा में, कि आखिर जो सवाल किसान भाइयों के मन में लगातार आ रही कि ये किसान उत्पादक संगठन एफपीओ ये है क्या चीज, तो इसके बारे में आपने बताया। अब मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि जो ये किसान उत्पादक संगठन कैसे किया जा सकता है, इसकी मुख्य प्रक्रिया क्या है, बेसिक जो है फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है, जरा इसके बारे में किसान भाइयों को बताएं। कृषक उत्पादक संगठन का गठन क्षेत्र के किसान आपस में मिलकर भी कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया सबसे पहले यह है कि जो क्षेत्र के किसान हैं उनको इस कृषक उत्पादक संगठन के जो मूल भावना है उससे अवगत कराना। दूसरा, ऐसे किसानों को कृषक संगठन से जोड़ना जिनमें लालसा है आगे बढ़ने की, जिनको मिलकर काम करने की इच्छा है। ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए एक बैठक करनी पड़ेगी प्रारंभ में। अगर खुद क्षेत्र के किसान जो है कृषक उत्पादक संगठन का गठन करना चाहते हैं, एक बार उन्होंने तय कर लिया कि कौन कौन उस कृषक उत्पादक संगठन का सदस्य बनेगा, उसके उपरांत उसका कृषक उत्पादक संगठन का उनको पंजीयन कराना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इनफॉर्मल ग्रुप जो कि समूह है उससे कोई भी संस्था डील करने में उतने कंफर्टेबल नहीं होती जितना कि कोई एक वैधानिक संस्था से डील करने में। इसलिए पहला स्टेप यह है कि पहले तो क्षेत्र के जो भी किसान हैं आसपास के, उनको जागरूक करें और जो इच्छुक सदस्य हैं उनको शामिल करें। शामिल करने के उपरांत उसका कृषक उत्पादक संगठन का कोई नाम दें, नाम के उपरांत उसका पंजीयन कराएं। इस सब प्रक्रिया में कुछ ना कुछ व्यय होगा,
तो कृषक उत्पादक संगठन के जो सदस्य बनेंगे उनको कुछ ना कुछ राशि भी एकत्र करनी पड़ेगी। जी सिद्धार्थ। तो सर आपने बताया कि किसान उत्पादक संगठन किस तरह बनाया जा सकता है, इसकी जो एक मूलभूत प्रक्रिया क्या है जो कि किसान भाई या जो भी किसान उत्पादक संगठन बनाना चाहता है किन बातों का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब 55 से भी ज्यादा लोग लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र माथंकर, अभिषेक शुक्ला, पवन कुमार पांडे, मुजीज आलम, मनोज पांडे, देवराज कुमार मानपुर, सब लोगों ने अपना अभिवादन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद दिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले कि हम अगले सेगमेंट की ओर बढ़े, मैं आज का पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे एक व्यूअर हैं राकेश कुमार सिंह जी, जो स्वयं एक किसान उत्पादक संगठन चलाते हैं, एफपीओ चलाते हैं। वो ये पूछना चाहते हैं कि मैंने अपने कृषक प्रोड्यूसर कंपनी की पंजीकरण बिहार सरकार के मार्गदर्शन में कराया है, तो नाबार्ड द्वारा मुझे किस प्रकार की आर्थिक और तकनीकी सहयोग प्राप्त हो सकती है? जी सर जी। यदि आपने कृषक उत्पादक संगठन अपने स्रोतों से बनाया है तो नाबार्ड में आप संपर्क करके जो उसके मुख्य कार्यपालक हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या उसके अन्य सदस्य हैं, उनको प्रशिक्षण समय समय पर नाबार्ड द्वारा आयोजित किया जाता है, उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, जिले के जिस जिले में आप हैं उसके जिला विकास प्रबंधक के संपर्क करके आप कृषक उत्पादक समूह के सदस्यों को किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर कॉलेज या अन्य जगह पे एक्सपोजर विजिट के लिए ले जा सकते हैं। इसमें नाबार्ड द्वारा आपको सहयोग किया जाएगा। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं राकेश कुमार सिंह जी आपको आपके सवाल का उपयुक्त जवाब मिल गया है। सर जी, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी होती जा रही है, मैं धीमे धीमे अन्य सवालों पे भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। सर जी, अब मैं ये चाहता हूं आप जरा सा प्रकाश डालें, क्या कृषक उत्पादक संगठन बनाने में कोई संस्थान है जो एफपीओज बनाने में सहायता करती हैं? यदि हैं तो कौन कौन सी संस्थान है जो कृषक उत्पादक समूह बनाने में किसानों को सहायता करती है? जी सर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृषक उत्पादक संगठन बनाने में हमारे जिस संस्था से हम आते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, उसने 50 करोड़ रुपए की निधि स्वयं अपने प्रॉफिट से निकालकर अलग की हुई है कि वो कृषक उत्पादक समूहों का गठन करें। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के सहयोग से भी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास ने 2000 कृषक संगठन बनाए हैं। इसके अतिरिक्त स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमीशन और अन्य, जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, उत्तर प्रदेश उद्यानिकी विभाग, कृषि विभाग, इसके अतिरिक्त राइबो बैंक, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कृषक उत्पादक संगठनों को बनाने में सहयोग देती हैं। कृषक उत्पादन संगठन बनाने में सहयोग का मतलब उनके गठन की प्रक्रिया में, उनके पंजीयन में जो खर्च आता है उसकी आपूर्ति, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या उसके सीईओज हैं, उनको उनकी कैपेसिटी, क्षमता का निर्माण, जिससे वो उस समूह संगठन को आगे प्रभावी ढंग से ले जा सकें, उनकी तनख्वाह, उनके ऑफिस का खर्चा, ये सब की भी प्रतिपूर्ति करते हैं। नाबार्ड द्वारा ये सब कार्य गैर सरकारी संगठनों, जिनको एनजीओ कहते हैं, उनके मार्फत किया जाता है, जो कि उनको 3 साल तक उनको हाथ पकड़ के कृषि उत्पादक संगठनों का गठन से लेके उनको परिपक्व बनाने के लिए 3 साल तक उनके साथ जुड़े रहते हैं। इस संबंध में आने वाले जो भी व्यय होते हैं उसको एक सीमा तक नाबार्ड द्वारा दिया जाता है, बाकी गैर सरकारी संगठन द्वारा किया जाता है। एक चीज और, उनको अन्य क्षेत्र, अन्य जिलों में जहाँ पे अच्छा कार्य किसान कर रहे हैं या कृषि विज्ञान केंद्र जहाँ पे अच्छी नई तकनीकियां अपनाई जा रही हैं, या कृषि विश्वविद्यालयों में भी भ्रमण करवाया जाता है नाबार्ड के द्वारा तथा अन्य संस्थाओं के द्वारा भी। जी सिद्धार्थ। सर जी, आपने बताया कि किस तरह से कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे इस किसान उत्पादक संगठन को बनवाने में सहायता करती हैं तथा मदद करती हैं। सर जी, कई व्यूअर्स के एक सवाल ये हैं
कि जैसे अवधेश सिंह जी हैं, अमित वर्मा हैं, डॉक्टर सुशील कुमार राय हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। योगेंद्र प्रताप जी है, मनोज कुमार सिंह है, सब यही जानना चाहते हैं कि जरा सा, हालांकि हम इस पॉइंट पे आएंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप से जरा सा आप बता दें, क्योंकि बहुत सारी क्यूरियोसिटीज आ रही हैं कि इसका पंजीयन कहाँ पे होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे हो सकता है। थोड़ा किसान इसको लेके कंफ्यूज होते हैं। जी सर जी। कृषक उत्पादक संगठन, जैसा मैंने आपको बताया, इसका पंजीयन कराना अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन करवा लेने से कृषक उत्पादन समूह ज्यादा प्रभावी होगा। इसका पंजीयन जो है सहकारी अधिनियम, सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत, सहकारी समिति अधिनियम के तहत, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत, ट्रस्ट एक्ट के तहत और कंपनीज एक्ट के तहत प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में और गैर प्रॉफिट कंपनी के रूप में हो सकता है। तो कई विधान हैं, कई एक्ट्स हैं जिनके अंतर्गत इनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन सबसे बेहतर जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, जिसमें किसानों को चयन करना है कि किसमें उनको अलग अलग विधान में अलग अलग उनकी कंप्लायंसेस हैं, उनको वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी और अलग अलग लाभ हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में संगठन का रजिस्ट्रेशन ज्यादा बेहतर है। तो आशा करते हैं कि हमारे जिन व्यूअर्स ने इसके बारे में पूछा था कि इनका रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में और कैसे किया जा सकता है, उनको उचित जवाब मिल गया हो। सर जी, सवालों की फहरिस्त तो लंबी आती रहेगी। बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। 70 से ज्यादा लोग लाइव जुड़ चुके हैं सर इस समय, और पीपल्स क्यूरियोसिटी आर स्टार्टिंग टू बिल्ड। तो सर, अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, हरित क्रांति के बाद कई क्रांतियां हमारे देश में आई। अब ये जो किसान उत्पादक संगठन, ये भी एक क्रांति के तौर से उमर पड़ा है। तो किसान उत्पादक समूह बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका क्या नीड रही जो हमें आज किसान उत्पादक समूह बनाना पड़ा? जी सर। आपको मालूम ही है कि हमारे देश में लघु और सीमांत कृषक 80% से उनकी ज्यादा संख्या है, जिनको अपने उत्पाद का सही दाम नहीं मिल पाता है। उनको जो जानकारियां हैं, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक नई नई फसलें, नए नए बीज की इजाद कर रहे हैं, उसकी जानकारी भी समय से नहीं मिल पाती है। उनकी लागत काफी बढ़ गई है, खेती की लागत बढ़ गई है, साथ ही साथ उनको रिम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रहे। इन सब से खेती की लागत कम करना, उनको अपनी फसलों का बेहतर भाव मिलना, उनको नई नई तकनीकी जो इनोवेशंस हो रहे हैं उनकी जानकारी लेना, उनको जो कस्टम हायरिंग वगैरह में जो ज्यादा व्यय होता है उसको कम करना। क्योंकि कोई भी कार्य जब संगठन बना लेंगे तो हम कोई भी कार्य करेंगे तो बल्क में करेंगे। जैसे हमें खाद और बीज खरीदना है या पेस्टिसाइड खरीदना है, तो सभी किसान अगर मिलकर ये उनके लिए एक साथ खरीदा जाता है तो उनको होलसेल प्राइस पे मिलेगा। इसी तरह अगर सभी किसानों के खेत में जुताई या बुआई होनी है तो उसके लिए जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट भाड़े पे लिए जाएंगे उसका भाड़ा कम होगा। साथ ही साथ अगर वो कोई चीज बीज वगैरह अपने गांव में लाते हैं तो उसके लिए जो इंडिविजुअली जाके जब लाते हैं तो उनको समय व्यर्थ करना पड़ता है। ऐसे एक ही आदमी जाके सब सामान ले आएगा तो सब किसानों का समय जो है व्यर्थ नहीं होगा। साथ ही साथ इकट्ठा जब सामान होगा तो जो भाड़ा है उसको ट्रांसपोर्ट करने का, उसकी लागत कम होगी। इसी तरह जब उत्पाद होगा तो उत्पाद को अलग अलग किसान जो है ले जाके बेचते हैं। कोई किसान क्षेत्र के व्यापारियों को बेचता है, कोई किसान जो बड़ा है वो जाके एक प्रोक्योरमेंट सेंटर पे दे पाता है। इसकी वजह से उनको समय समय पर उचित कीमत कभी कभी नहीं मिल पाती है। लेकिन जब सभी किसान अपना उत्पाद को किसी उत्पादक समूह का गठन करने के उपरांत उसका उत्पाद एकत्र किया जाएगा और वो उसके बेचा जाएगा तो एक तो बिक्री में उनको बेहतर प्राइस मिलने की उम्मीद है, दूसरा भाड़ा भी कम लगेगा। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि जब कृषक उत्पादक समूह, चूंकि किसान काफी जुड़े आएंगे, उत्पादन काफी होगा, तो उनको शायद मंडी ले जाके भी बेचने की जरूरत ना हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हो सकता है कि
फूड ग्रेन्स का हो उत्पादक समूह या सब्जियों का हो, तो खरीदार स्वयं गांव में आकर कृषक उत्पादक समूह से संगठन से वो चीजें खरीद लेंगे। तो इस तरह से कृषक उत्पादक समूह केवल बताने से ही कृषक को अपने आप किसानों को लाभ मिलने लगेगा। जी सिद्धार्थ। सर जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और एक एकत्रित खेती, समुचित खेती करने से एक नए आयाम जो जोड़ रहे हैं, इसके ऊपर आपने चर्चा की। सर जी, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले हमारे दो व्यूअर्स हैं, उनके कुछ सवाल हैं। एक तो हमारे एक ये व्यूअर है पवन कुमार पांडे जी और एक कौशिक सिंह जी। पवन कुमार पांडे जी का सवाल मैं पहले लूंगा। पवन कुमार पांडे जी ये बोल रहे हैं कि वह मध्य प्रदेश के सतना जिले से ताल्लुक रखते हैं, उनके पास एक गैर सरकारी संस्था एनजीओ है, तो वह कैसे नाबार्ड से जुड़ सकते हैं और कैसे एफपीओ का गठन कर सकते हैं? मैं चाहता हूं संक्षिप्त रूप से आप इनको जरा सा मार्गदर्शक कर दें। जी। कोई भी गैर सरकारी संगठन यदि नाबार्ड से जुड़ता है तो नाबार्ड में पहले उसकी क्षमता का आकलन किया जाता है कि उसने किस तरह के कार्य अभी तक किए हैं, क्या उसमें क्षमता है इस तरह के जो जिस कार्य विशेष के लिए वो अप्लाई कर रहा है वो कर सकने के लिए उसके में क्षमता है। उसके उपरांत ही उसका 3 साल से पूर्व रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कोई उसका पॉलिटिकल कोई उसका वो ध्येय नहीं होना चाहिए उस संगठन का। तीसरा, वो ब्लैक लिस्टेड ना हो। तो ऐसे संस्थानों को नाबार्ड द्वारा एफपीओ का गठन करने के लिए कार्य सुपुर्द किया जाता है। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं पवन जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। सर जी, अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले हमारे एक युवा व्यूअर हैं कौशिक सिंह, वो प्रतिदिन जुड़ते हैं और तथा इस समय भी वो ग्राउंड लेवल पे कार्य कर रहे हैं। वो ये पूछना चाहते हैं, उनको एक काफी दिक्कत महसूस हो रहा है कि किसान उत्पादक संगठन बनाने के उपरांत जो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्क होती है उसमें किसान भाई एवं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काफी फंस के रह जाता है और साथ ही साथ उसका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है। जो रजिस्ट्रेशंस की जो प्रक्रिया है, एक्टिविटीज हैं, प्रोसेस हैं, उसको कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इंटरेस्ट लूज करता है फार्मर। तो इसका क्या, एक तरह से आप कह सकते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है जो कि आप गाइड करना चाहते हैं? देखिए, जो प्रक्रियाएं हैं किसान भाइयों, वो तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। अगर कंपनीज एक्ट में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की जो औपचारिकताएं वो पूरी करनी पड़ेगी। सोसाइटीज एक्ट में हम अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज की जो भी औपचारिकताएं हैं वो करनी पड़ेगी। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए जो संस्थाएं हैं, नाबार्ड है जो, या स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम है, और इवन नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है और भारत सरकार, सभी ने इसके निदान के लिए एक बीच में संस्था, जैसे हम नाबार्ड ने एनजीओ को रखा है, इसी तरह भारत सरकार जो नवीन योजना ला रही है उसमें कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को जोड़ने का प्रयास है, जिसमें एक्सपर्ट्स रहेंगे जो कि किसानों की इन सब प्रक्रियाओं में मदद करेंगे। ये मैं मानता हूं कि ये प्रक्रियाएं जटिल हैं और किसान सामान्य रूप से इन सब प्रक्रियाओं से वाकिफ नहीं होता, उसको बहुत दिक्कतें होती हैं। इसी को फैसिलिटेट करने के लिए इस तरह के संगठन के मार्फत किसान समूहों को गठित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है नाबार्ड द्वारा या एसएफएसी द्वारा। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं कौशिक सिंह जी आपको आपके सवाल का उपयुक्त जवाब मिल गया हो। तो दिशाहीन ना हो, बॉकडाउन ना हो, प्रेरित रहे, और भले ही ये जो प्रोसेस थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, परंतु यदि ये पूरे होते हैं तो आगे चल के एक सुचारू रूप से एफपीओ चल सकते हैं। सर जी, समय को देखते हुए सवालों की फहरिस्त तो और भी है, बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। अब मैं चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि एक भ्रांति होती है कि क्योंकि ये एक कंपनी बन रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन बन रहा है, तो इसका मालिकाना हक किसको होता है? किसान उत्पादक संगठन का मालिक कौन होता है? जी सर। सिद्धार्थ, बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि किसानों के मन में ये बहुत ज्यादा भ्रांति रहती है। कृषक उत्पादक संगठन, हमने जैसा पहले ही बताया आपको, कृषकों का अपना संगठन है। इस संगठन का बनाने में, और इसको चूंकि हर किसान तो इसकी गतिविधि में शामिल डायरेक्ट रूप से नहीं होगा, इसलिए वो एक प्रबंध समिति का, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, उनका चयन करेगा अपने ही
किसानों के बीच में, जो कि उस कंपनी या उस समिति के सदस्य हैं, उन्हीं के मध्य में से जो कि उत्पादक भी हैं, जो उत्पादक हैं और जो इसके सदस्य हैं, उनके मध्य में प्रबंध समिति का गठन करेगा। तो उन्हीं के बीच के लोग उस संगठन को चलाने के लिए डेली रूटीन कार्य करने के लिए वो रहेंगे, और उसके अतिरिक्त वो उसके लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो कि सब काम की देखभाल करेगा, और यदि आवश्यकता हो तो अकाउंटेंट की भी नियुक्ति करके वो कार्य कराएंगे। लेकिन इस उत्पादक संगठन का मालिक किसान ही रहेगा। हर किसान उसका अंशधारक होगा, उसका अपना वोट होगा, वही उसका मालिक होगा, लेकिन उसका प्रबंधन वो अपने ही बीच से चुने हुए 5 किसानों के द्वारा, प्रबंध समिति के द्वारा करवाएगा। जी सिद्धार्थ। तो इस पे आपने प्रकाश डाला सर जी कि इसका मालिक कौन होता है, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि किसान ही उसके मालिक और किसान ही उसके चालक होते हैं। क्योंकि अधिकतर मैंने ये देखा है सर जी कि जब मैं भी गांव में विजिट्स किया, सर्वे किया, क्योंकि हम भी एफपीओ बना रहे हैं, तो किसान भाइयों के दिमाग में एक भ्रांति रहती है, क्या ये कोई ऐसी कंपनी आ रही जो मतलब चिटफंड बना के पैसे लेके चली जाएगी, हमारा क्या रोल रहेगा। तो इन भ्रांतियों को आपने क्लियर किया कि किसान ही उसका मालिक होता है, किसान ही उसका चालक होता है। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले हमारे 2 व्यूअर्स के सवाल है। सबसे पहले मैं डॉक्टर सुशील कुमार राय जी का सवाल लूंगा, फिर नागेंद्र सिंह राणावत जी का। ये दोनों हमारे बड़े ही एक्टिव व्यूअर्स हैं और प्रतिदिन देखते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार राय ये जानना चाहते हैं कि एफपीओ में कम से कम और अधिकतम कितने किसान हो सकते हैं। जी सर जी। राय साहब, अच्छा प्रश्न है जो कि हम शायद मिस आउट कर गए। इसमें न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। लेकिन जो संगठन जैसे एसएफएसी जिन कृषक उत्पादक संगठनों को सहयोग दे रहा है, उसके लिए कम से कम 50 सदस्य होना अनिवार्य है। संगठन तो बनाया जा सकता है, लेकिन जो संस्थाएं सहयोग दे रही हैं उनकी कुछ अपनी शर्तें हैं। उसके तहत एसएफएसी की शर्त यह है कि 50 सदस्य न्यूनतम होने चाहिए। और जो भारत सरकार की नवीन योजना, जिसका अभी पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हुआ है, उसके अंतर्गत जो मैदानी क्षेत्र में कम से कम 300 कृषक उत्पादक संगठन के सदस्य होने चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्र में 200 कृषक उसके सदस्य होने चाहिए। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं डॉक्टर साहब आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो, एवं जो भी किसान भाई जिनके मन में ये भ्रांति या डाउट है कि मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम या अधिकतम कितने किसान भाई जुड़ सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, इसका जवाब हमारे आज के एक्सपर्ट ने किया। नागेंद्र सिंह राणावत जी है, ये जानना चाहते हैं कि वी वांट टू स्टार्ट अ फार्म रेसिड्यू कंपोस्ट फर्टिलाइजर कंपनी अंडर एफपीओ। प्लीज एनलाइटन अस द रोल ऑफ नाबार्ड, व्हाट आर द स्कीम्स दैट कैन हेल्प अस एंड हाउ टू रजिस्टर फॉर देम। Will NABARD help us with the marketing part of the product, or do we have some new scheme regarding seed funding of FPOs for Atmanirbhar Bharat? I hope डॉक्टर साहब ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, और शुड आई रिपीट? कृपया इसको पुनरावृत्ति करें तो बेहतर ये रहेगा। नरेंद्र सिंह राणावत जी कहना चाहते हैं कि ये फार्म रेसिड्यू कंपोस्ट के जरिए एक फर्टिलाइजर कंपनी एफपीओ स्कीम के तहत शुरू करना चाहते हैं, तो नाबार्ड का क्या रोल रहेगा इनको सपोर्ट करने के लिए, इसके रजिस्ट्रेशन में मदद करने के लिए नाबार्ड क्या भूमिका अदा करेगी, और तथा सीड फंडिंग योजना के तहत क्या नाबार्ड कुछ ग्रांट या सीड फंडिंग देती है यदि वह एफपीओ जो है गठन करना चाहते हैं। नागेंद्र सिंह राणावत जी का सवाल। इसमें 2 प्रश्न राणावत जी के हैं। एक तो जो बायो फर्टिलाइजर की, जहां तक मेरी समझ है, बायो फर्टिलाइजर के लिए एक भारत सरकार की योजना है जो कि नाबार्ड के मार्फत इम्प्लीमेंट की जा रही है। एक तो ये, दूसरा फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन वगैरह के सहयोग के लिए वर्तमान में जो है नाबार्ड के अपने स्रोतों से, जैसे हमने बताया, वो योजना चालू है। अभी भारत सरकार की योजना का विस्तृत विवरण नहीं आया है, अभी वो चालू नहीं हुई है। एक बार वो चालू हो जाएगी तो आपको उसके तहत रजिस्ट्रेशन वगैरह में सहयोग हो जाएगा। जहां तक नाबार्ड की योजना जो अभी चालू है, उसके तहत नाबार्ड जो उत्पादक संगठन है, चाहे वो कृषि उत्पादक हो चाहे गैर कृषि उत्पादक संगठन, उनका वित्त पोषण करती है। उसी के साथ साथ वो
जितना वित्त पोषण होता है उसका 20% ग्रांट के रूप में जो कृषक उत्पादक संगठन के खर्चे वगैरह हैं उनके लिए भी ग्रांट स्वरूप वो देती है। रजिस्ट्रेशन के लिए नाबार्ड द्वारा डायरेक्टली कोई सहयोग हैंड होल्डिंग नहीं प्रोवाइड की जाती। जैसा मैंने पहले ही बताया, नाबार्ड जो है गैर सरकारी संगठनों के मार्फत ही ऑपरेट करता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो नवीन योजना आएगी उसमें कम्युनिटी बेस्ड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जरूर ये प्रावधान है। जी सिद्धार्थ, आशा करते हैं आप नरेंद्र सिंह राणावत जी, आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। डॉक्टर सुशील कुमार राय, मोनालिसा जी, अनिल कुमार जी, मुजीज आलम, रितिका जी, ज्ञान प्रकाश शर्मा, सब ने अपना अभिवादन एवं धन्यवाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल कुमार जी का भी एक प्रश्न है, उस प्रश्न के आने से पहले बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। जहां तक आपने रजिस्ट्रेशन की बात की, पंजीयन की बात की, कई किसानों के मन में, व्यूअर्स के मन में पंजीयन को लेकर काफी सवाल है। तो क्या किसान उत्पादक संगठन का पंजीयन या रजिस्ट्रेशन आवश्यक है? यदि है तो किस किस एक्ट के तहत उनका पंजीयन हो सकता है? जरा इस पे विस्तृत करें सर जी। देखिए, कोई भी समूह है, उससे कोई भी संस्था, कृषक उत्पादक संगठन का उद्देश्य क्या है कि हम जो भी उत्पाद है, मुख्य जो है उत्पाद जो कृषकों का है वो एकत्र करके हम उसको किसी बेचे। जब कृषकों का उत्पाद एकत्रित होगा तो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी। इस तरह की अधिक मात्रा का जो उत्पाद बेचना होगा तो किसी न किसी संस्था से उसको हमको संपर्क करना पड़ेगा, और जो दूसरी संस्था जो कि क्रेता संस्था है वो हमसे तभी उसको संपर्क करेगी या लेन देन करेगी या उसको कंफर्ट तभी मिलेगा जब हमारी जो समूह है वो पंजीकृत हो, एक उसका वैधानिक स्वरूप हो, या तो वो कंपनी हो या एक सोसाइटी हो, उसका कोई ना कोई लीगल स्वरूप हो, वो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। अन्यथा एक समूह से केवल जो कि पंजीकृत नहीं है उसके बारे में उसको ज्यादा ज्ञान नहीं रहेगा, जो कि हमारी जिस संस्था से जुड़ेंगे तो वो उससे शायद संपर्क ना करे या लेन देन ना करें। इसलिए इसका पंजीयन होना जरूरी है। जहां तक पंजीयन किन किन एक्ट के तहत हो सकता है, मैंने जल्दी में रिपीट किया था, मैं फिर करता हूं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, हम जहां तक मैं चूंकि उत्तर प्रदेश में हूँ, उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965 विद्यमान है, उसके अंतर्गत रजिस्टर हो सकता है। जिन प्रदेशों में म्यूचुअली ये स्वायत्त कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट भी इंट्रोड्यूस किया है, उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तीसरा है ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और इंडियन सोसाइटीज एक्ट है, सोसाइटीज एक्ट 1860 का, उसके तहत रजिस्ट्रेशन हो सकता है। कंपनीज एक्ट में दो तरह की कंपनी के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, फार्मर्स उत्पादक संगठन का, कृषक उत्पादक संगठन का। एक है नॉन प्रॉफिट कंपनीज का, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। और दूसरा एक कंपनी है जिसमें कंपनी और सहकारी समिति दोनों के गुण को विद्यमान करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो प्रोड्यूसर कंपनीज के स्वरूप में रजिस्ट्रेशन होता है। वो भी कंपनीज एक्ट के तहत ही रजिस्ट्रेशन होना है, जो कि 1956 का जो कंपनीज एक्ट का चैप्टर 6 था, उसकी धारा थी 351A, उसके तहत अभी भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जी सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से विभिन्न एक्ट एवं अधिनियम के तहत किसान भाई अपनी कंपनियों का, किसान उत्पादक संगठन का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जैसा कि आपने इसमें पूर्व भी प्रकाश डाला था, और मैं सभी किसान भाइयों से भी एवं जो गैर सरकारी संस्था के मेंबर से जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, ये ध्यान में रखें कि यदि आप अपने एफपीओ का रजिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट के तहत कराएंगे तो इससे किसान भाई ज्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि एफपीओ बनाने का जो मेरी समझ है, जो है सर ने तो काफी प्रकाश डाला ही है, एफपीओ बनाने का मूलभूत उद्देश्य यही है कि खेती बाड़ी को किस तरह से एक मुख्य व्यापार एग्री बिजनेस में बनाया जा सके। तो सर जी, हमारे साथ दया श्रीवास्तव जी भी हैं, संदीप जी भी है, ज्ञान प्रकाश शर्मा, रोहित वर्मा जी भी है, सब लोग जुड़ चुके हैं। जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन। बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। आपने कई बिंदुओं पे प्रकाश डाली, अब मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये किसान उत्पादक समूह की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और किसान इससे क्यों जुड़े।
जी सर। किसान उत्पादक संगठन, जैसे मैंने बताया, किसानों का अपना संगठन है। वो एक पंजीकृत लीगल एंटिटी है। उसके जो भी कार्य हैं वो किसानों के लाभ के लिए हैं, और साथ ही साथ जो है उसका जो है जो लेन देन है वो पारदर्शी है। किसानों को स्वयं वो कार्य ना करके वो कार्य प्रबंध समिति और कृषक उत्पादक संगठन के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा किया जाता है। एक बिंदु महत्वपूर्ण ये भी है कि कृषक उत्पादन संगठन से अधिक जो क्रेता हैं, बड़े क्रेता हैं, वो जुड़कर उनसे खरीद करने के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली फार्मर से जाके खरीद करना उनके लिए संभव नहीं है। जी सिद्धार्थ। सर जी, आपने बताई कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जो बल्क बाइंग बिहेवियर है वो इजी हो जाता है, समूह में क्रेता विक्रेताओं को भी आसानी रहती है, तथा मूल्य में, लागत में भी कमी आती है, तथा विपणन में भी काफी सुधार रहता है। इसी के तहत अब मैं चाहता हूं आप हमें किसान भाइयों को बताएं कि ठीक है, किसान उत्पादक संगठन तो बनाएंगे, उनकी ये विशेषता है, परंतु कोई भी व्यक्ति किसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन संस्थान से जुड़ता है, उसको कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। तो किसान भाइयों को यदि वो किसान उत्पादक संगठन से जुड़ते हैं तो उन्हें मुख्यतः क्या लाभ प्राप्त हो सकता है, इस पर जरा सा प्रकाश डालें। मैंने पहले भी बताया कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने से, क्योंकि बल्क में खरीदारी होगी हर चीज की और बल्क में बिक्री होगा, तो उसमें बेहतर कीमत पे सामान मिलेगा, समय से मिलेगा, और साथ ही साथ उनकी फसलों को बेहतर दाम मिलेगा। इसके साथ ही साथ प्रदेश की सरकारें और साथ ही साथ भारत सरकार भी एफपीओ को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं जो उनकी चल रही हैं, उसमें विशेष रूप से एफपीओ के लिए वो योजनाएं आरक्षित हैं, या उसमें एफपीओ को ज्यादा अनुदान दिया जाता है। जहां तक उत्तर प्रदेश राज्य से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फार्मर्स को, जो कृषक उत्पादक संगठन है, उनको अपना फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए 80% तक की छूट का प्रावधान रखा है। अर्थात फार्म मशीनरी बैंक के अंतर्गत ट्रैक्टर या अन्य जो उपकरण खरीद सकते हैं किसान, 15 लाख रुपए तक का उसका टोटल आउटले है, 15 लाख तक वो खरीद सकते हैं। उसमें 80% उनको उत्तर प्रदेश सरकार छूट देगी, 10% मार्जिन उनको लगाना पड़ेगा और 10% बैंक लोन होगा। क्योंकि छूट मिलने में टाइम लगता है, तो शुरू में कृषि उपकरण खरीदने के लिए उनको बैंक ऋण लेना पड़ेगा, और जैसे ही उनको अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त हो जाएगा, वो बैंक को ट्रांसफर हो जाएगा, उस पे ब्याज लगना, उस राशि पे ब्याज लगना बंद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने आड़त का लाइसेंस, मंडी में आड़त का लाइसेंस भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को देने का निर्णय लिया है। तीसरा, अभी हाल में ही निर्णय लिया था जब कोविड महामारी के दौरान, कि किसानों से जो हम फसल उत्पाद उनका खरीदते, प्रोक्योरमेंट सेंटर जो चलते हैं, वो अभी तक सोसाइटीज चलाती रही हैं। उसके साथ ही साथ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी वीट और पैडी प्रोक्योरमेंट का लाइसेंस सरकार दे रही है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की एक सीड प्रोसेसिंग योजना है, उसमें 60 लाख रुपए का अनुदान फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। फार्मर्स को अपना जो फसल है उसकी थ्रेसिंग के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। उसके लिए चबूतरा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 1,70,000 रुपए तक का अनुदान देती है। भारत सरकार की भी कई योजनाएं हैं जिसमें एग्री मार्केटिंग की स्कीम है, उसके अंतर्गत फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को सामान्य रूप से तो 25% और उससे कम अनुदान है, लेकिन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 33.33% की अनुदान है। साथ ही साथ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए ऋण की प्रावधान है, साथ ही साथ सब्सिडी का प्रावधान है। फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बनाकर उसमें किसानों का जो उत्पाद है उसको बिचवाने में सहयोग करने के लिए
वो भी योजना भारत सरकार की एग्री मार्केटिंग स्कीम के अंतर्गत है, जो कि 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई और उम्मीद है कि जल्दी ही उसका फिर से आगे चालू की जाएगी। जी सिद्धार्थ। सर जी, आपने बताया कि कौन कौन सी स्कीमें हैं तथा किस किस जो किसान भाई किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, तथा एक चीज हमने देखी है, जो कोविड महामारी के समय हमारी जो भारत सरकार है एवं जो राज्य सरकार है, उन्होंने काफी एफपीओस को सशक्त किया है, एफपीओस को जिसको बोलते हैं ना कि एक पावर टूल दिया है। मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूँ सारे व्यूअर्स को। महाराष्ट्र में सह्याद्री फार्म्स नाम का एक बहुत ही बड़ा एफपीओ है, और वह आज कई एफपीओ फार्म टू फोक वाले कंसेप्ट में, मतलब किसान के खेत से तथा इंसानों के घर तक सब्जी फसल पहुंचाने की योजना कर रहे हैं। एक कंसेप्ट ऑफ डेवलपिंग अ फार्मर फ्रेंड, एक फैमिली को एक किसान को रूप से जोड़ने की काफी चीजें, इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। सर जी, आगे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले हमारे एक ये व्यूअर हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय, जिन्होंने पहले भी सवाल पूछा था, वह ये जानना चाहते हैं तथा किसान भाइयों को भी जरा ये बताएं कि किसान उत्पादक संगठन बनाने से पहले, एफपीओ बनाने से पहले, क्या अलग अलग छोटे छोटे उत्पादक समूह, फार्मर क्लब बनाना या एफआईजीज बनाना, क्या ये जरूरी है या सीधे हम एफपीओ बना सकते हैं? जी सर। नहीं, बहुत अच्छा सवाल राय साहब ने किया है। ये प्रक्रिया जो है मोबिलाइजेशन की, जो सोशल मोबिलाइजेशन का पार्ट है, ये बड़ा लंबा समय लेता है। और यदि फार्मर्स क्लब हैं या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप हैं शुरू में, तो वो अगर काफी दिनों से चल रहे हैं तो वो सफल फार्मर्स कृषक उत्पादक संगठन का स्वरूप लेंगे। तो नाबार्ड की जो प्रयास रहता है कि जो कृषक उत्पादक संगठन बने, वो पहले जो कृषक क्लब्स उन्होंने गठित किए हैं, उन्हीं में से आगे चल के वो कृषक उत्पादक समूह का गठन करें। इससे क्या होता है कि वो जो आपस में कार्य करने का उनको अभ्यस्त हो जाते हैं, एक दूसरे को मदद करने से अभ्यस्त हो जाते हैं, जिससे आगे चलकर ये कृषक उत्पादक संगठन यदि बनता है तो उसके सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो बेहतर प्रक्रिया ये है कि शुरू में छोटे छोटे समूह बनाकर कार्य करें, बाद में कृषक उत्पादक संगठन बनाएं, तो ज्यादा सफलता की उम्मीद है। जी सिद्धार्थ जी। आशा करते हैं डॉक्टर साहब आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। सर जी, अभी भी 65 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और यदि आप पूरा दिन भी आज बात करेंगे हमारे साथ, लोगों की कौतूहलता कम नहीं होगी। तो इसी बीच अनिल कुमार शर्मा जी हैं, वो काफी सवाल पूछ रहे हैं। अनिल जी पूछ रहे हैं कि क्या मेरे एफपीओ को इफको बल्क में फर्टिलाइजर दे सकता है? अनिल जी, आप अपने जिले के जिला विकास अधिकारी से, हमारे इफको के जो जिला प्रबंधक हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप संपर्क करें, उसकी विविध जानकारी आपको मिल सकती है। रोहित वर्मा पूछ रहे हैं कि एफपीओ कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं? तो रोहित जी, आप जिस जिले के हैं, जिस राज्य में, उस जिले में आप पता लगाएं कि आपके जिले में कोई एफपीओ इस समय या फिर किसान उत्पादक संगठन है, तो उनसे संपर्क करके सदस्यता शुल्क देके आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सर जी, बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, क्योंकि समय की भी कुछ सीमा है। 45 मिनट हो चुके हैं और 60 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए अभी तक। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एफपीओज बनते हैं, इनकी वर्किंग कैपिटल के लिए, इनके डेली के काम काज के लिए कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। तो उस पैसे को प्रबंधन करने के लिए क्या एफपीओज को बैंकों से ऋण मिल सकता है, लोन मिल सकता है, या वर्किंग कैपिटल मिल सकता है? जरा इस पे प्रकाश डालें। सिद्धार्थ जी, कोई भी कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जैसा मैंने पहले किया, उस संगठन को बनाने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है, जिसकी सीड कैपिटल जो है किसानों को स्वयं एकत्र करनी पड़ती है। अब बैंक से ऋण मिलना अभी तक दिक्कत होती थी, लेकिन जो भारत सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई है, उससे बैंकों को ऋण देने में इनको सहूलियत हुई है। बैंक द्वारा जब भी ऋण दिया जाता है तो कोई ना कोई वो कोलेटरल सिक्योरिटी लेना चाहते हैं, लेकिन अपना जो कृषक उत्पादक संगठन है, उनके पास कोई इस तरह की संपत्ति नहीं है जो कि वो बंधक रख सकें। केवल जो उत्पाद वो बना रहे, जो वर्किंग कैपिटल जिस चीज के लिए रह रहे, वही उनके पास, वही वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। लेकिन एसएफएसी, जो भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको बैंक से ऋण लेने के लिए बैंक को 1 करोड़ रुपए तक की
गारंटी देने का प्रावधान है, जिसमें यदि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बैंक को ऋण वापस करने में किसी कारण से नहीं संभव हो पाता, तो उसका जितने की गारंटी ली है उसमें 85% तक की राशि बैंक क्रेडिट SFAC बैंक को देगा। बैंक अपनी वसूली की कार्रवाई करता रहेगा और वसूल होने पे वो SFAC को वापस कर देगा। एक प्रश्न जिसका आपने स्वयं उत्तर दिया, एक बहुत अच्छा इफ्को का पहल है। इफ्को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को खाद सप्लाई कर रही है। जो इफ्को की खाद है वो तो उसकी तो सभी जानते हैं, उसकी काफी मांग रहती है। ये केवल सहकारी समितियों के मार्फत या IFFDC सेंटर्स के मार्फत अभी तक जा रही थी, लेकिन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को भी खाद का लाइसेंस लेने के उपरांत इफ्को इनको भी खाद सप्लाई कर रही है, जिससे किसानों को अपने कृषक उत्पादक संगठन के मार्फत इफ्को की खाद भी उपलब्ध हो रही है। जी सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से किसान भाइयों को बल्क में ये सारी सुविधाएं मुहैया की जा सकती है, और जो सवाल था उसका आपने उचित प्रश्न जो है जवाब दिया है। दया श्रीवास्तव जी हैं, वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कई NGOs हैं, कई जो चैनल पार्टनर्स हैं, या इस वैल्यू चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो कि FPO गठन, FPO को सुनिश्चित चलाने में किसान भाई, वो जरा सा ये एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि एक जनपद में कितने FPO है, कहाँ है, क्या उसकी एक सूचना, कोई पोर्टल है जिसके माध्यम से वो जान सकते हैं? जहां तक SFAC ने जो कृषक उत्पादक संगठन बनाए हैं या जिन संस्थाओं के मार्फत बनाए हैं, उनकी सूची SFAC के वेबसाइट पे उपलब्ध है। नाबार्ड द्वारा जो इस तरह के गठन किए गए हैं उसकी भी सूची उपलब्ध है। जहाँ तक राज्य सरकार के उद्यान विभाग या कृषि विभाग द्वारा कराए गए हैं या बायो एनर्जी बोर्ड द्वारा कराए गए हैं, उसका मुझको आइडिया नहीं, लेकिन अवश्य उनकी वेबसाइट पे, क्योंकि आजकल अधिकतर सूचना वेबसाइट पे उपलब्ध रहती है, वो उपलब्ध होगी। लेकिन ये एक जगह उपलब्ध नहीं है कि हमारे जिले में, जनपद में इन विभिन्न संस्थाओं द्वारा बनाए गए कृषक उत्पादक संगठन कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी एक जगह नहीं है, अलग अलग संस्थाओं के वेबसाइट पे उपलब्ध है। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं दया जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले 50 मिनट हो चुके हैं सर जी, और 65 से ज्यादा लोग लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंबर, जनसंख्या धीमे धीमे बढ़ी रही है। अवधेश सिंह जी ये जानना चाहते हैं, सर क्या FPO समूह में कोई एक व्यक्ति मुखिया होता है या सभी लोग, और जैसे जिले में FPO कहाँ कार्यरत हैं, किससे पता करें, कृपया बताएं। जी सर। देखिए, इसकी जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये SFAC, नाबार्ड और अन्य संस्थाओं के वेबसाइट पे आप देख लें तो जिले में कहाँ कहाँ FPO कार्यरत है वो पता चल जाएगा। इस संबंध में नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक प्रत्येक जिले में हैं, जनपद में हैं, उनको भी इसकी जानकारी रहती है, उनसे भी संपर्क करके आप ये जानकारी ले सकते हैं। जी, आशा करते हैं अवधेश सिंह जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया। तो जल्दी बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, क्योंकि समय का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। अब सर जी मैं ये चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि FPOs के गठन के लिए FPOs को, किसान उत्पादक समूह को, राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा क्या सहायता मिल रही है? जी सर। मैंने जैसा पहले ही आपको बताया है, किसान भाइयों को बताया है, कि मैं उसकी फिर से दोहरा देता हूं। भारत सरकार कृषि विभाग की जो भी योजनाएं आ रही हैं उसमें FPO के लिए विशेष प्रावधान है। उन योजनाओं का लाभ FPO को पास ऑन करने के लिए विशेष प्रावधान है और उनको सामान्य से अधिक सब्सिडी देने का प्रावधान है। FPO के कार्यालय या FPO को कॉमन सर्विस सेंटर्स एस्टैब्लिश करने के लिए भी भारत सरकार की योजना है। उसके अंतर्गत 33.33% अनुदान देने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, जिसमें उनको धान और गेहूं के प्रोक्योरमेंट का, आढ़त का लाइसेंस, इसके अलावा चबूतरा थ्रेसिंग जो चबूतरा है वो बनाने के लिए 1,70,000 रुपये, फार्म मशीनरी बैंक बनाने के लिए, सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए 60 लाख रुपए, ये तमाम योजनाएं हैं जिनका लाभ
सरकारें दे रही हैं, और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसकी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नीति भी बना रही है। उस नीति के आने के उपरांत बहुत सारी सुविधाएं शायद हमारे कृषक उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए और मिलने की आशा है। अन्य प्रदेशों में इस तरह की पॉलिसी है, हमारे प्रदेश में भी इस तरह की नीति जल्दी ही आने वाली है। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं हमारे जो श्रोता भाई जिन्होंने ये सवाल पूछा है या फिर जो भी आपने अभी सेगमेंट किया है, इसका उचित जवाब उनको मिला है। दिव्येंदु पॉल जी हैं, ये भी हमारे काफी एक्टिव व्यूअर हैं, लिसनर हैं, और ये लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं। ये मेरे ख्याल से बंगाल से इनका ताल्लुक है, और ये जानना चाहते हैं कि फिश फार्मिंग में एफपीओ क्या हो सकता है, इसकी कोई संभावना है? यदि है तो कृपया मार्गदर्शन करें। मैंने जैसे बताया कि कोई भी उत्पादक, ये तो कृषक उत्पादक है और फिशरी भी कृषि में ही आती है, उसका भी उत्पादक समूह बन सकता है। जो भी क्षेत्र के जो इस तरह का कार्य करने वाले लोग हैं वो एकत्र करके इस तरह के संगठन का गठन कर सकते हैं और अपनी कैच को अब कृषक उत्पादक समूह के मार्फत उनके कोल्ड चेन के थ्रू बड़े बड़े शहरों में पहुंचा सकते हैं, जहां उनको बेहतर दाम मिल सकते हैं। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं दिव्येंद्र जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मिला है। बिल्कुल आप फिश फार्मर्स को एकत्रित करके समूह में करके एक एफपीओ बना सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी के लिए अपने जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड से उनसे सहयोग करें एवं अपने कृषि विज्ञान केंद्र आसपास से सहयोग करें, आपको पूरी जानकारी तथा प्रोत्साहन मिलेगी। सर जी, अब हम बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की ओर, क्योंकि 54 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं, जो भारत सरकार की जो 2021 की बजट आई है, इसमें किसान उत्पादक संगठन एफपीओ को लेके काफी बड़ी अनाउंसमेंट रही है। तो वो क्या अनाउंसमेंट है, वो क्या घोषणा या क्या योजना है, जरा उसके बारे में प्रकाश डालें। जी सर। भारत सरकार ने जो हाल का बजट आया था उसमें ये घोषणा की थी कि 2020-21 से 23-24 तक 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा। उसका विस्तृत विवरण अभी नहीं आया है, लेकिन जो भी विवरण आया है मैं आपको उसके साथ शेयर करता हूं। उसके अंतर्गत जो कृषक उत्पादक संगठनों का गठन किया जाएगा वो क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मार्फत किया जाएगा। ये क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होंगे, किस स्वरूप होंगे, इसकी अभी जानकारी ज्यादा नहीं आई है, लेकिन जो भी ये संगठन होगा इसमें एक्सपर्ट्स शामिल होंगे जो कृषक उत्पादक संगठनों को जो सबसे बड़ी दिक्कत आती, जो रजिस्ट्रेशन की, उनके खाते रख रखाव की, उनके फसल की जानकारी के बारे में, उनको कैसे नए नए जो ई-नाम है या जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उसमें कैसे वो अपने फसल को बेच सकते हैं, इन सब की जानकारी देने के लिए 5 तरह के एक्सपर्ट्स उसमें रहेंगे। उसमें फाइनेंस और लीगल एक्सपर्ट भी रहेगा, उसमें आईटी एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर का एक्सपर्ट रहेगा, क्रॉप हस्बेंड्री का एक्सपर्ट रहेगा, सोशल मोबिलाइजेशन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कृषक संगठन बनाने की या कोई भी संगठन बनाने में, लोगों को जोड़ना, उसको जोड़ने के लिए कैसे प्रयास किया जाए, कैसे सफलतापूर्वक जोड़े रखा जाए, उसके लिए सोशल मोबिलाइजेशन के लिए एक्सपर्ट होंगे। उसके अलावा वैल्यू एडिशन का जो उत्पाद है उसमें कैसे वैल्यू एडिशन करके किसान हम उसको बेहतर दाम में बेच सकते हैं, उसके लिए एक्सपर्ट होंगे। तो इन एक्सपर्ट्स का उनमें समाहित करने की अभी तक मंशा है। दूसरा, इसमें जो भी कृषक उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे, जैसा कि पहले भी योजनाओं में था, इसके पंजीयन, इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसके जो डेली काम को देखेगा, उसका अकाउंटेंट का, या जो कृषक उत्पादक संगठन का ऑफिस होगा उसका किराया, उसके जो ऑफिस के खर्चे होंगे उसको देने का, ग्रांट के स्वरूप देने का इसमें प्रावधान है। साथ ही साथ जो सदस्य हैं, जो सदस्य अपनी अंश पूंजी जमा करेंगे, उसमें प्रत्येक सदस्य के अनुपात में अधिकतम 2,000 रुपए तक की अंश पूंजी भारत सरकार ग्रांट के स्वरूप में देगी, जिसका कुल
जो कुल मूल्य जो है 15 लाख रुपए तक की प्रत्येक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को देने का प्रावधान है। इस शीघ्र ही इसकी पूरी जानकारी आ जाएगी। इसमें 3 संस्थाएं भारत सरकार की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेंगी। एक तो नाबार्ड है, दूसरा एसएफएसी के मार्फत प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे, तीसरा एनसीडीसी नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनके द्वारा ये जो है 3 संस्थाओं के द्वारा फार्मर्स कृषक उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। भारत सरकार की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। जी सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। आपने ये बताया कि किस तरह से यदि किसान उत्पादक संगठन में भारत सरकार की एक योजना है कि 300 मिनिमम, अगर न्यूनतम 300 सदस्य होते हैं तो 2000 प्रति सदस्य के तौर पे अनुमूलन किया गया है तथा 15 लाख तक की ग्रांट किसान भाइयों को मुहैया की जा सकती है एफपीओस पे, ताकि वह सुचारू रूप से अपने एफपीओस की सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज, चाहे वो विपणन हो, खरीदारी हो, वह कर सकें। अनिल कुमार जी काफी देर से बड़े ही परेशान हो रहे हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। आपने कई सवाल पूछे हैं, मैं उन सवालों के एक एक करके जवाब दे देता हूं क्योंकि ये थोड़े से सवाल हटके हैं हमारे आज के टॉपिक से। ये पूछना चाहते हैं कि क्या एफपीओ किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल्स एंड मार्केटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यदि आप उस कंपनी से संपर्क करें, चाहे वो खाद की कंपनी हो, बीज की कंपनी हो। यदि वो तैयार होते हैं, वो आपको चैनल पार्टनर बनाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, परंतु इसके लिए सबसे आवश्यक बात है आपको खाद, बीज एवं रासायनिक दवाओं की बिक्री की लाइसेंस होना काफी जरूरी है। बिना लाइसेंस के आप बिक्री नहीं कर पाएंगे। इसी के तहत मैं आपके दूसरे सवाल का भी जवाब दे देना चाहता हूँ। ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या बिना लाइसेंस के मेंबरों को खाद नहीं मिल सकता है? खाद तो मेंबरों को अलग अलग तौर पे मिल ही सकता है, परंतु यदि आप एफपीओ बनाए हैं तो समुचित रूप से मेंबरों को खाद मिले, यही प्रयास आपका होना चाहिए। उसके लिए लाइसेंस का होना बहुत आवश्यक है। आशा करते हैं अनिल जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। एफपीओ से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए हमारे इफको किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को डाउनलोड करें तथा हमारे इस पेज से जुड़ें। सर जी, 59 मिनट्स हो गए हैं और अभी भी 60 से 65 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं आज के हम अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, क्योंकि कई किसान भाई बैंकों से संबंधित कार्य में काफी जटिल मतलब फंस जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। तो जरा सा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में किसान भाइयों का मार्गदर्शन करें तथा अपनी लिमिट को किस तरह से वह सुचारू रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। जी सर। सिद्धार्थ जी, ये योजना तो काफी समय से चालू है, लेकिन हम लोगों का जो आधार स्तर पे अनुभव रहा है कि किसान भाई हमारे किसान क्रेडिट कार्ड योजना को सही तरह से समझ नहीं पाए हैं, उसका सही उपयोग नहीं कर पाए हैं। भारत सरकार की ये मंशा थी किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू करते समय कि किसानों को कम कीमत, कम ब्याज दर पर उनके जब भी उनको दरकार है उनको पैसा अपनी खेती के लिए मिल सके। उसके लिए एक कार्ड देने की व्यवस्था है उनको, जैसे एटीएम कार्ड होता है उसी तरह से रुपए का किसान कार्ड देने की व्यवस्था है। अगर किसान भाइयों ने हमारे ना लिया हो बैंकों से तो वो अवश्य लें, क्योंकि उसको लेने के बाद वो किसी जो उनकी ऋण सीमा बनाई गई है उसके अंतर्गत वो किसी भी बैंक के एटीएम में जाकर वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उनको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार ऋण सीमा बन गई तो जब तक साल भर के दौरान, ऋण सीमा यद्यपि 5 साल के लिए बनती है और हर साल उसका रिन्यूअल होता है, तो एक साल जो एक बार ऋण सीमा मिली तो 1 साल तक उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। वो एटीएम के थ्रू जाकर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और बहुत सी जगह फैसिलिटी है कि वो पैसा भी जमा कर सकते हैं। जहां तक किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट की बात है, वो उसका जो निर्धारण होता है, इसके लिए पहले एक होता है हर जिले में किसान जो खेती बाड़ी की लागत है, वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो भूमि है, उसके अनुसार अलग अलग होती है। इसलिए प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी बनी हुई है। ज़्यादातर ये कोऑपरेटिव बैंक की कन्वेनरशिप में होती है, जिसमें जिले के जिलाधिकारी और कृषि विभाग के भी अधिकारी, सीडीओ आदि सब भाग लेते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी शामिल किया जाता है। ये कमिटी साल में एक बार मिलती है और जिले में ली जा रही तमाम फसलों के
वित्तमान को वो निर्धारित करती है। वित्तमान निर्धारित करना मतलब कि किस फसल को लेने में शुरू से लेकर आखिर तक कितनी लागत किसान को आती है, इसका निर्धारण जिला स्तर की कमेटी द्वारा किया जाता है। इस वित्तमान का निर्धारण होने के उपरांत ही ये कायदे से अप्रैल के पहले हो जाना चाहिए, जिससे दिसंबर तक हो जाना चाहिए, जिससे कि बैंकों को इसकी जानकारी दी जा सके। और 1 अप्रैल से जब खरीफ का सीजन शुरू होता है तो जो बैंक नई ऋण सीमाएं बनाते हैं वो इस नए मानदंडों के अनुसार बना सके। इसका मैं उदाहरण देता हूँ कैसे लिमिट बनाई जाती है। मान लीजिए एक किसान के पास 2 एकड़ खेत है। 2 एकड़ खेत में अगर वो दो फसलें ले रहा है, खरीफ भी ले रहा है, रबी भी ले रहा है, या एक फसल ले रहा है, उसके अनुसार उसकी लिमिट का निर्धारण होगा। यदि वो 2 एकड़ पे गेहूं भी ले रहा है और पैडी भी ले रहा है, तो जो पैडी जो आपके धान के लिए और जो गेहूं के लिए मापदंड निर्धारित किया गया, जो राशि निर्धारित किया गई है, उसको 2 से गुणा करके, 2 एकड़ में ले रहा है, 2 एकड़ के लिए जो दर निर्धारित की गई है उससे मल्टीप्लाई करके जो राशि आएगी उसमें 10% राशि किसान के खर्च, घरेलू खर्च या उसको बाजार तक पहुंचाने के खर्च के लिए 10% राशि उसमें और जोड़ी जाती है। साथ ही साथ कृषक के पास जो कृषि यंत्र हैं उनके रखरखाव के लिए इस जो भी राशि इस तरह से आई उसका 20% और जोड़ा जाता है। और साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ कृषि बीमा की भी योजना है। किसकों को जो लोनी फार्मर्स हैं उनको अभी तक किसान बीमा लेना अनिवार्य था, अब वो स्वैच्छिक होने जा रहा है, उसकी भी राशि प्लस जो किसान क्रेडिट कार्ड हमारे किसान लेते हैं उनका एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी होता है। वो सब जो भी प्रीमियम है राशि उसमें कुछ पोर्शन बैंक बियर कर ये उत्तर प्रदेश सरकार या जो राज्य सरकारें बियर करती हैं, कुछ फार्मर को बियर करना पड़ता है। उस सब राशि को मिलाकर ये ऋण सीमा निर्धारित की जाती है। इस ऋण सीमा के अंतर्गत अगर दोनों फसल जैसे गेहूं भी ले रहा है तो गेहूं के लिए प्लस पैडी दोनों को मिला के इस तरह की लिमिट स्वीकृत की जाती है। लेकिन हमारे किसान भाई करते क्या हैं कि जो लिमिट निर्धारित की गई वो पूरी की पूरी राशि वो निकाल लेते हैं, जो कि उस जैसे ही वो निकालते हैं बैंक का ब्याज का मीटर चालू हो जाता है, उस राशि पे ब्याज लगने लगता है और किसान भाई उसका उपयोग खेती में ना करके कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अन्य साधनों में कर लेते हैं। तो किसान भाइयों को सुझाव है कि वो केवल जितनी राशि की खेती के लिए बीज खरीदना है, खाद खरीदनी है, जितनी राशि चाहिए वो निकाल लें, सिंचाई करनी जो अगर जरूरत लगेगी वो निकाल लें, एटीएम कार्ड है ही है, जब चाहे निकाल सकते हैं। और जैसे ही उनके पास कोई कहीं फसल बेच के या कुछ अन्य साधन से कुछ सरप्लस पैसा आता है उसको वो खाते में अपने जमा कर दें तो उस राशि पर ब्याज लगना कम हो जाएगा। आपको ताज्जुब होगा, ये 7 रुपए सैकड़े पर ये योजना, इस योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण देने का प्रावधान है। और यदि कृषक अपना जो ऋण है, जो बैंक द्वारा ड्यू डेट फिक्स की गई हैं, ड्यू डेट के बारे में भी हम आपको बताएंगे, अलग अलग बैंक अलग अलग ड्यू डेट फिक्स कर सकते हैं। 2 तरह के ड्यू डेट्स हैं फिक्स करने के तरीके। अगर ड्यू डेट से पहले वो पे कर देते हैं तो उनको ब्याज में 3% की छूट मिलेगी। 3% की ब्याज छूट मतलब 7 की बजाय वो 4% की दर से ही ब्याज बैंक को देंगे, जो कि अब बहुत कम दर पर और सिंपल इंटरेस्ट रेट पे वो ब्याज लगाया जाता है। तो किसान भाई हमारे ध्यान रखें कि जब उनको जितनी राशि की जरूरत है केवल उतनी विड्रॉ करें और जैसे ही उनके पास कुछ सरप्लस पैसा आ जाए वो खाते में जमा कर दें, जब जरूरत हो फिर विड्रॉ कर सकते हैं। जहां तक ये ड्यू डेट निर्धारित करने की बात है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ये अवधारणा थी कि कोई भी किसान क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट कोई भी राशि अगर हम निकालते हैं, मान लीजिए हमारी आज लिमिट बनी और मैंने 100 रुपए निकाले, तो साल भर के अंदर मुझे 100 रुपए वापस करने हैं। तो कुछ तो बैंक इस 12 महीने के हिसाब से ड्यू डेट निर्धारित करते हैं, कुछ बैंक
अपना जो पुराना प्रक्रिया थी खरीफ और रबी का, उसके अनुसार ड्यू डेट निर्धारित करते हैं। खरीफ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, 1 अप्रैल से शुरू होता है खरीफ का सीजन सामान्यतः, और वो 30 सितंबर तक चालू रहता है। इस बीच में जो भी ऋण वितरण किया, लोग विड्रॉल करते हैं या ऋण वितरण होता है, वो खरीफ के अंतर्गत ऋण माना जाता है। खरीफ की फसल नवंबर तक काट ली जाती है और दिसंबर जनवरी तक बिक्री हो जाती है, और ये अपेक्षा की जाती है कि बिक्री के उपरांत किसान को मार्च तक पैसा भी मिल जाएगा। तो उसके लिए जो ड्यू डेट है खरीफ के लिए, ड्यू डेट जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक ऋण बटा है या किसान क्रेडिट कार्ड से विड्रॉल हुआ है, उसको ड्यू डेट कुछ बैंक 31 मार्च तक फिक्स करते हैं, जो कि पुरानी रीति के अनुसार था। और जो रबी के अंतर्गत जो पैसा विड्रॉ किया, अर्थात 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में जो किसान क्रेडिट कार्ड के से पैसा विड्रॉ किया, उसको रबी के लिए इस्तेमाल किया, उसको वापस करने की तिथि 30 जून निर्धारित की गई है। तो ये 2 तरीके से बैंक निर्धारित करते हैं ड्यू डेट। इसको जब आप जिस बैंक से लें उससे पता कर लें कि किस तरह से वो ड्यू डेट निर्धारित करते हैं। अतः उसके बाद वो ड्यू डेट के अंतर अगर पैसा वापस कर देंगे तो उनको 3% का छूट का प्रावधान है। जी सिद्धार्थ। सर जी, आपने बड़े ही विविध तरीके से बताया, क्योंकि ऋण, लोन, वित्तीय समस्याओं से किसान काफी दिशाहीन होता है, उसे समझ में नहीं आता है क्या करें। तो आपने बड़े ही इस सेगमेंट में विविध रूप से डिस्क्रिप्टिव वे में हमारे किसान भाइयों को बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना का किस तरह से किसान भाई सुचारू रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्ति सिंह डांगी ठाकुर, दया श्रीवास्तव, डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह, सब ने अपना धन्यवाद दिया है। 80 से ज्यादा लोग आज हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े थे, अभी भी 55 से 60 लोग जुड़े हुए हैं। सर जी, आज आप हमारे बीच आए, किसान उत्पादक संगठन इतना ज्वलंतशील मुद्दा है, उसके विषय पे आपने चर्चा की, उसके विषय पे आपने बातचीत की, कई बिंदुओं पे आपने बताया उसकी महानता क्या है, विशेषताएं क्या हैं, क्या लाभ ले सकते हैं किसान भाई, कहाँ पंजीयन करा सकते हैं, पंजीयन कराने की विधि क्या क्या है ना, और साथ ही साथ किसान उत्पादक संगठन, भारत सरकार उस पर क्या जोर दे रही है, राज्य सरकार उस पर क्या जोर दे रही है, एवं किसान क्रेडिट कार्ड के क्या वैल्यूज हैं, क्या मुख्यतः लाभ किसान भाई उठा सकते हैं, ये आपने बताया। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, अपने 4 दशकों का जो वास्ट एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरह से सर जी हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। तो चलते चलते आप किसान भाइयों को आपका क्या सुझाव है, मैं चाहता हूँ जरा बताएं। किसान भाइयों से बस केवल ये कहना है, बड़ा कठिन दौर चल रहा है। ये शायद हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा कि ऐसे दौर से हमको गुजरना पड़ेगा। उनकी इस समय वाकई में, जैसा मुझे आधार स्तर पर जब चर्चा में करता हूँ पता है, उनकी स्थिति बहुत इस समय दयनीय है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये समय भी आगे निकलेगा। लेकिन ये कृषक उत्पादक समूह एक ऐसी संस्था है जिसको बनाकर और इसको सुदृढ़ कर कर किसान हमारे आने वाले समय में, ये वर्तमान समस्या जो चल रही है वो तो कुछ ना कुछ महीने में सट जाएगी, लेकिन हमें खेती और किसानी तो आने वाले समय में भी करते रहना है। किसान उत्पादक समूह का गठन करके उसको प्रभावी करके न केवल खेती बाड़ी में हम लोग अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन इस संगठन का उपयोग हम अपने गांव की जो अन्य समस्याओं हो, अगर प्रभावी हमारा संगठन है तो हम गांव की जो अन्य समस्याएं हैं, जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं, मनरेगा की या अन्य योजनाएं हैं, किसान अपने लोगों को वो दिलवाने में, उनकी सुविधाएं दिलवाने के लिए भी हम प्रभावी रूप से इस संगठन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा उनसे, किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में, अपने गांव में इस तरह के संगठन बनाएं, संगठन को मजबूत करें, उसको चलाएं और उसको चलाकर इसका फायदा स्वयं ही उनको मिलना है। यह किसी अन्य के लिए हम नहीं कर रहे, ये हम अपने फायदे के लिए ही इसका गठन कर रहे, इसलिए इसको चलाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पुनः। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने आज समय निकाला। 1 घंटा 12 मिनट आपने हमसे गुफ्तगू की, बातचीत की, 80 से ज्यादा लोग जुड़े, उनका मार्गदर्शन आपने किया। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कुमार कपूर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने देखा किस तरह से आज हमारे साथ
रिटायर्ड डिप्टी जनरल मैनेजर श्री अरुण कुमार कपूर जी जुड़े तथा किसान उत्पादक संगठन के बारे में उन्होंने मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की, क्योंकि आने वाले समय पे ये किसान उत्पादक संगठन एक नई क्रांति के तौर पे उभरेगा। अपनी खेती को अपना व्यापार किस तरह से बनाया जाए और किसान भाई कृषि को व्यापार से जोड़ के स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, यही भारत सरकार तथा इफ्को किसान की भी हमेशा यही प्रयास रहा है, क्योंकि इफ्को किसान का यही है सपना, सफल समृद्ध रहे किसान अपना। हमारे साथ आज जितने भी लाइव व्यूअर्स जुड़े थे उन सभी का धन्यवाद एवं साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल ठीक 11 बजे हम अपने नए एक्सपर्ट के साथ, नए ज्वलंतशील मुद्दे के साथ, जो कि बहुत ही रोचक विषय है, कंटेनर गार्डनिंग जिसको बोलते हैं, कंटेनर फार्मिंग, इसके विषय पे हम आपसे बातचीत करेंगे। और किसान भाई छोटे छोटे गमलों में बड़े बड़े फलों के पेड़ किस तरह से लगा सकते हैं, इस पे कल हम आपसे चर्चा करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा अपने किसान मित्रों को बताएं कि ठीक सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़े तथा हमारे इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप को भी डाउनलोड करें। हमारे जो किसान भाई जिन्होंने जवाब पूछा है, अनिल कुमार जी पूछ रहे, शायद उनकी कोई जवाब रह गए। अनिल जी, हम इस लाइव सेशन के ठीक खत्म होने के बाद 24 घंटे के अंदर हम आपको आपकी सारी जानकारी दे देंगे। जिन किसान भाइयों का सवाल हम लाइव सेशन में नहीं दे पाते हैं, हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवालों का हम जवाब दें, परंतु जिनका सवाल जवाब हम नहीं दे पाते हैं वो हम हमारे इस पेज पे अपने सवाल पूछें, 24 घंटे के अंदर उसका हम जवाब देंगे। तथा और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे इफ्को किसान मोबाइल एग्रीकल्चर ऐप से जुड़े। एक बार फिर पुनः सभी किसान भाइयों एवं व्यूअर्स को हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, साधुवाद। मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान संचार की ओर से अलविदा लेता हूं आज के लिए। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।